आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given in an experiment a particular wire sample A has a resistance of 10 ohm. The person who conduct the experiment has 3 more samples of wires B, C and D of 3 different materials. All the 4 samples have the same length and same area of cross section. Resistance of sample B is 15 ohm. Then of C is 18 ohm. Resistance of C is 18 ohm and that of D is 5 ohm. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें क्या फाइंड आउट करना था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था। अगर ऑप्शन में देखो तो रजिस्टिविटी का कंपैरिजन है, तो डायरेक्ट पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर ऑप्शन पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो एक पर्सन है जिसके पास में हमारे पास 4 सैंपल्स ऑफ वायर है, सैंपल ए बी सी डी, और सब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के हैं। यहाँ पे इसको अंडरलाइन करना, डिफरेंट मटेरियल्स के हैं। बाकी क्वेश्चन में कह रहा है ऑल द 4 सैंपल्स हैव द सेम लेंथ, तो आंसर हमारा इसी लाइन में है। सारे जो सैंपल्स हैं उसमें जो वायर का लेंथ है सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, बट सारे वायर्स डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं। ठीक, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है रेजिस्टेंस ऑफ सैंपल ए गिवन है 10 ओम। तो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम से शो करता, मान लेता इस तरह से हमारे पास कोई एक, मैं सिंपल जनरल की बात कर रहा हूँ, एक कोई वायर था, ठीक, जिसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। एक कोई वायर है जिसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास देखो ए है, और रजिस्टिविटी रो है। रजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, आपने पढ़ा होगा, रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल हमारा एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, किसका रेजिस्टेंस है। ठीक, अच्छा, अगर मैं इस वायर का रेजिस्टेंस लिखूंगा तो आर इक्वल्स टू आता है रो एल डिवाइडेड बाई ए। ये मेन फार्मूला है, इस फार्मूले से आप डिसाइड कर सकते हो किसी भी कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस। रो क्या होता है? रजिस्टिविटी, जिसको बोला जाता है किसकी प्रॉपर्टी होती है? मटेरियल की। एल क्या होता है? लेंथ ऑफ द वायर। ए क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया। अब जितने भी सैंपल्स थे उसमें देखो मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब कि उन सारे की रजिस्टिविटी अलग अलग होगी। रजिस्टिविटी क्या होती है? रो, बट लेंथ सबका सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सबका सेम है। अब आप अगर देखो लेंथ सारे सैंपल्स में जो वायर्स थे ए बी सी डी, सारे सैंपल्स में जितने भी वायर थे उनकी लेंथ एल और क्रॉस सेक्शन एरिया सब कुछ सेम था, मतलब कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। ठीक, अब जिस सैंपल में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा मतलब उस सैंपल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि हम देखते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, और रो को क्या बोला जाता है? रेजिस्टिविटी। अब रो क्या था? रेजिस्टिविटी था। क्लियर हो गया? तो सारे सैंपल्स की जो लेंथ थी वो सेम था, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको सेम रखना था, मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट थे, मतलब रो अलग अलग था सारे सैंपल्स का। मान लेते हैं हमारे पास ये सैंपल ए था, ये हमारे सैंपल बी था, ये हमारा सैंपल सी था, ये हमारे पास सैंपल डी था। समझने के लिए मैं डायग्राम बना लिया। सैंपल ए में जो भी वायर थे उनका रेजिस्टेंस गिवन है आर ए, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास देखो 10 ओम। सैंपल बी में जितने भी वायर थे उनका रेजिस्टेंस गिवन है आर बी, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है कितना है? 15 ओम। सैंपल सी में जितने भी रेजिस्टेंस थे उनकी रेजिस्टेंस कितना है? 18 ओम। तो सैंपल सी में जितने भी रेजिस्टेंस थे उसको मैंने मान लिया आर सी, उसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास 18 ओम। सैंपल डी में जितने भी वायर्स थे, मतलब कि वायर का एक बंडल रहा होगा सैंपल डी में, उन सारे वायर्स का जो रेजिस्टेंस है वो हमें गिवन है कितना? आर डी, और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है 5 ओम। कंफ्यूज ना हो, सैंपल रहा होगा उसमें 4-5 वायर मान लेते हैं रहे होंगे, तो ईच वायर का रेजिस्टेंस कितना था? 5 ओम सैंपल डी में। तो इस तरह से हमारे पास सारे सैंपल्स में जो रेजिस्टेंसेस गिवन है ए बी सी डी के। अब आप देख पा रहे हैं मैंने क्या कहा, अगर मैं सैंपल ए में वायर जो होते हैं अगर उनकी लेंथ कहूँ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो सैंपल बी में भी जितने भी वायर थे उनका लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन एरिया ए होगा। उसी तरह से सैंपल सी में जितने भी वायर थे लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया सब कुछ सेम है। यहाँ पे देखो एल और क्रॉस सेक्शन एरिया, एल क्या था? लेंथ, और ए क्या था? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सैंपल ए बी सी डी में जितने भी वायर थे उनकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, बट डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के थे, तो हर एक सैंपल्स में जो वायर होंगी उनकी रजिस्टिविटी अलग होगी। तो सैंपल ए में जो रजिस्टिविटी होगी रो ए, सैंपल बी में जो रजिस्टिविटी है रो बी, और सैंपल सी में जो रजिस्टिविटी है लेट से उस रो सी थी। सैंपल डी में जो वायर थे उनमें जो रजिस्टिविटी थी वो कितनी थी? रो डी। अभी मैंने क्या देखा, अगर लेंथ और एरिया सेम होगा तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। तो आप देख सकते हो रेजिस्टिविटी का ऑर्डर, जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। उल्टा आप सोच सकते हो, ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो का मतलब है कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है इट मीन्स उसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, या ऐसे बोल सकते थे जिस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस गिवन था सारे वायर्स के सैंपल्स का, तो जिस सैंपल्स में रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा मतलब उस सैंपल की रजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा थी। किस सैंपल का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है? आरसी का, मतलब कि उसकी जो रजिस्टिविटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद किसकी रजिस्टिविटी आएगी? अगर रजिस्टिविटी का ऑर्डर देखोगे तो रो बी का, क्योंकि सबसे ज़्यादा 18 ओम है, फिर बी वाला जो सैंपल था उसमें रजिस्टेंस कितना है? 15 ओम।
तो उसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। उसके बाद किसकी रजिस्टिविटी आएगी हमारे पास, देखो सैंपल ए की, क्योंकि उसके बाद उसका रजिस्टेंस कितना है 10 ओम। फिर सबसे कम रजिस्टेंस कितना है सैंपल डी का 5 ओम। इट मीन्स उसकी जो रजिस्टिविटी होगी सबसे कम होगी। तो ये आ गया हमारे पास रजिस्टिविटी का ऑर्डर, और यहीं से हम अपना आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एक एक चीज़ क्लियर, आपको पता चल गया कि रजिस्टिविटी का ऑर्डर मैंने कैसे लिखा। जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा रजिस्टेंस किसका था, सैंपल सी का, मतलब उसकी रजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद किसका था, सैंपल बी का, मतलब उसकी रजिस्टिविटी सैंपल सी से कम होगी। सबसे कम किसका था, सैंपल डी का, मतलब उसकी रजिस्टिविटी सबसे कम आएगी। तो इस तरह से मैंने लिख लिया। अब चलते हैं ऑप्शन पढ़ते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और अंडरलाइन कर लो, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। तो इनकरेक्ट में भी अंडरलाइन करना, जल्दबाजी में हम करेक्ट स्टेटमेंट पे आंसर लगा देते हैं। ऑप्शन 1 कह रहा है रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ए इज लेस देन दैट ऑफ सी। तो आप देख सकते हो कि रजिस्टिविटी का आप ऑर्डर लिख चुके हो। अब रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ए जो कि हमारे पास क्या है, लेस देन है रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल सी। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे देख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल सी इज ग्रेटर देन रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ए। और यही स्टेटमेंट 1 में कह रहा है, मतलब स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है, ट्रू है। ये कह रहा है रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ए इज लेस देन दैट ऑफ सी। तो रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ए लेस देन है रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल सी, जो कि हमारा ऑर्डर यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। ए की जो रजिस्टिविटी है वो सी से कम है। बी ऑप्शन देखते हैं, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ए ट्वाइस दैट ऑफ डी। ये यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस मटेरियल ए का कितना है 10 ओम, और मटेरियल डी का रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। मतलब कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो मटेरियल ए की रजिस्टिविटी है वो ट्वाइस है एज कम्पेयर टू रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डी, क्योंकि रजिस्टेंस डबल हो गया, मतलब रजिस्टिविटी क्या हुई होगी, डबल हुई होगी। तो यहाँ से कह सकता हूँ कि जो हमारे पास रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ए है वो हमारा क्या है, ट्वाइस ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डी। तभी तो जाके हमारा रजिस्टेंस डबल हुआ होगा। क्लियर। तो वायर ए का जो रेजिस्टेंस था सैंपल ए का कितना था 10 ओम, सैंपल डी का रेजिस्टेंस कितना था 5 ओम। मतलब कि जस्ट जो ए रेजिस्टेंस है वो डबल है एज कम्पेयर टू डी, मतलब कि जो सैंपल ए की रजिस्टिविटी है वो डबल होगी एज कम्पेयर टू रजिस्टिविटी ऑफ सैंपल डी। तो ये भी हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है रजिस्टिविटी ऑफ ए इज थ्राइस दैट ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ डी। ये गलत है, जब ए की रजिस्टिविटी डी से डबल है तो थ्राइस नहीं हो सकती, मतलब यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक। और ये कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं, सिर्फ रेजिस्टेंस देखिए, हमें पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टिविटी। तो ए और डी वाले रेजिस्टेंस को कंपेयर करो, ए वाला रेजिस्टेंस डबल है एज कंपेयर टू डी, मतलब कि ए वाले की रजिस्टिविटी डबल होगी एज कंपेयर टू डी। क्लियर। फोर्थ ऑप्शन देखना, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल सी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। अब देख पा रहे हैं कि मटेरियल सी की रजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है, जितने भी सैंपल्स थे बी सी डी, तो बी से ज़्यादा ही होगी। और ऑर्डर नीचे लिखा हुआ आप देख सकते हो, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल सी इज ग्रेटर देन बी। तो ये भी हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था, तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।